नमस्कार दोस्तों, अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट 2020 के पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को देख रहे थे, तो आज हम उसी कड़ी में शेष प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये एक नई शुरुआत करी। इससे पहले 15 अगस्त 26 जनवरी को अतिथि के रूप में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता था। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में किसी को आमंत्रित किया। तो उसमें सबसे पहला हम विकल्प देखते हैं, क्या है? आसियान के राष्ट्राध्यक्षों को, या सार्क के, तीसरा है बिमस्टेक, चौथा है एससीओ, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा हमारा सार्क। सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था शपथ ग्रहण समारोह में। ठीक है, पहले समारोह में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सार्क के नेताओं को बुलाया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सार्क। जब उन्होंने दूसरी बार शपथ ग्रहण लिया, दूसरे अपने कार्यकाल में 2019 में, तो उन्होंने फिर से बुलाया। किसे बुलाया गया था? तो उसमें दोबारा उन्होंने बुलाया था बिमस्टेक के देशों को। ठीक है, राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसका सही उत्तर क्या है? सार्क। 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की प्रवासी नागरिकता योजना OCI के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे देश में। तो कुछ जो हमारे प्रवासी भारत के लोग अन्य देशों में रहते हैं, तो उन्हें कुछ सुविधाएं दी गई हैं भारत सरकार द्वारा। उन्हीं सुविधाओं में से एक है OCI, अर्थात प्रवासी नागरिकता योजना। ठीक है, तो इसमें क्या व्यवस्था थी? ये कब शुरू किया गया था? ये 2 दिसंबर 2005 को OCI योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसके तहत भारत के नागरिकों को, प्रवासी नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया गया था। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है? सबसे पहला प्रावधान तो ये है कि उन्हें आजीवन वीज़ा दिया जाता है, अर्थात जीवन पर्यंत वीज़ा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद शैक्षणिक अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, शैक्षणिक अधिकार भी दिए जाते हैं। उसके बाद जो है नागरिकों को आर्थिक क्रियाओं का अधिकार दिया जाता है। आर्थिक क्रियाओं के अधिकार में क्या होता है कि वह कृषि, ठीक है, कृषि और बागान संपत्ति, जैसे चाय बागान हो गया, बागान संपत्ति के सिवाय इन दोनों को छोड़ करके अन्य प्रकार के आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक कार्यों में अपना निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये पूछा गया है कि भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उन्हें नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते, और इसके साथ ही वो किसी पद के लिए चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न में? नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार उनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा विकल्प अर्थात बी सही हो जाएगा। विकल्प बी सही है, दूसरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है,
2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग किस समझौता पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ये चारों समझौते हुए हैं भारत सरकार द्वारा और यूएसए के सरकार द्वारा। तो इसमें हम देखें अगर, तो हमारा पहला सबसे जो समझौता हुआ था अमेरिका के साथ भारत और यूएसए के बीच, ठीक है, पहला समझौता कौन सा हुआ था? तो पहला समझौता हुआ था 2002 में। 2002 में हुआ था कौन सा? जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये 2002 में हुआ था। ठीक है, अगला हम देखते हैं, फिर 2016 में हुआ। 2016 में हमारा ये वाला दूसरा वाला समझौता हुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम एग्रीमेंट, ये समझौता 2016 में हुआ। तीसरा हुआ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट, ये 2018 में हुआ। तो इसमें से बचा क्या? पहला, अर्थात बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये जो है 2020 में हुआ। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पहला आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम बताएं। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत के साथ अन्य देशों की जो सीमा रेखाएं हैं उनको कुछ नाम दिया गया है। तो ये चारों कहीं ना कहीं भारत की सीमा रेखा जुड़े हुए हैं। तो अगर हम देखें तो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक महोन रेखा। मोहन नहीं है, महोन रेखा है। ठीक है, ये हो जाएगा भारत और चीन के मध्य। ठीक है, इसके बाद डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जानते हैं आप किसके किसके मध्य है? ये हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, ये डुरंड रेखा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रेड क्लिफ, ये जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य हो जाएगा। पाक स्टेट आप जानते हैं, पार्क नहीं है, ये है पाक स्टेट। पाक स्टेट किसके किसके मध्य है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, ये पाक जल संधि आपने नाम सुना होगा, तो वो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है समुद्री सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से हम देखें अगर, तो भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा कौन सी हो जाएगी? मैक महोन रेखा। ठीक है, रेड डुरंड रेखा किसके बीच हो जाएगी? भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और मैक महोन रेखा भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर, यानी मैक महोन रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय संविधान से पूछा गया है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी चुनाव, वो जैसे पंचायत का चुनाव हो गया, वो भी 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर जो है चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 महीने। 6 महीने तक उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेंगे, उसके बाद चुनाव करा लिया जाएगा। तो ये विकल्प है जो हमारा अनुच्छेद, ये आर्टिकल जो है 62 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कराने के समय और निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि दी गई है। अनुच्छेद 62 में हमें ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 62 जो है राष्ट्रपति के रिक्ति को भरने के लिए चुनाव की बात किया गया है इसमें, ये भी याद रखेंगे हमारा।
आप तो हमारा विकल्प सही कौन सा हो जाएगा, ए, यानी 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि चुनाव आयोग, भारत के संविधान 324 जानते हैं आप, 324 में चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा संविधान 324 द्वारा प्राप्त चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू है। तो आप जानते हैं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो हमारे संविधान के कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए थे। कौन कौन प्रावधान लागू हुए थे, तो पहला तो ये है चुनाव का, यानी 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गया, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ था कि हमारा जो है हमारे संविधान के कुछ अन्य प्रावधान, जैसे नागरिकता संबंधी सारे प्रावधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। नागरिकता संबंधी प्रावधान यानी कि 5 से लेकर के 9 तक। ठीक है, ये प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। उसी तरह से ये चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने का प्रावधान लागू हो गया। इसी तरह से कुछ और प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। ठीक है, एक बात और ध्यान दें हम लोग दें कि आर्टिकल 394 यानी 394 अनुच्छेद में जो प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे उन सब का उल्लेख है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू प्रावधान का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 394, ये भी आप याद रखना। तो इस तरह से हमारा विकल्प सही क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को, दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार अभी तक संशोधन किया गया है। कब किया गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और इसी में पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और उसके बाद अभी तक संशोधन नहीं किया गया है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन नए शब्द जोड़े गए थे उस समय, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये तीनों शब्द जो है जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा, यानी 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। स्थानीय शासन मतलब समझ रहे हैं आप, पंचायती राज से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि संविधान के भाग 9 में, ठीक है, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और इस भाग में पंचायतों के से संबंधित प्रावधान किए गए। इसके बाद आप जानते हैं कि भाग 9 क में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया, तो ये जो है नगर पालिका से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया, यानी शहरी स्थानीय व्यवस्था से प्रावधान जोड़ा गया था 9 क में। और जो ग्रामीण पंचायत है उसका प्रावधान क्या है, भाग 9 में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसके साथ ही कुछ सूचियाँ भी जोड़ी गई थी, 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है वो ग्रामीण पंचायत से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो शहरी स्थानीय पंचायत से संबंधित है। और इन दोनों में कुछ विषय रखे गए हैं।
तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य संबंधित नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 कार्य जो है शामिल किए गए हैं। 29 कार्य या 29 विषय शामिल किए गए हैं पंचायतों के लिए। उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्य इसमें शामिल नहीं है। तो अगर हम देखें तो लोक स्वास्थ्य शामिल है, स्वच्छता शामिल है, लोकोपयोगी सेवाएं ये भी शामिल है। इन सेवाओं में जैसे स्वच्छता, शिक्षा, इस तरह के जो प्रावधान है वो सब शामिल किए गए हैं। चौथा विकल्प हमारा कह रहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर जो है ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है 11वीं अनुसूची में 29 जो कार्य सौंपे गए उसमें जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये किसका कार्य है? तो ये जो है राज्य सूची का विषय है और इसका कार्य जो है कौन संभालता है? सरकार द्वारा संभाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह अर्थात सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं कि सामाजिक सक्रिय समूह क्या होता है। सामाजिक सक्रिय समूह जो है एक पक्षपाती समूह है, ये भी आप जानते हैं, सही है। इसके साथ साथ गैर संस्थानिक संगठन है, ये भी आप जानते हैं, बिल्कुल सही है। वह गैर व्यावसायिक संरचना होता है, ये भी सही है। तो बचा क्या हमारा? तीसरा ऑप्शन जो है कह रहा है कि वह गैर स्वायत्तशासी समूह है जो सरकार के समर्थन पर आश्रित है। ये विकल्प जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सरकार के समर्थन पर जो है आधारित नहीं होता। ये क्या होते हैं? ये स्वायत्त शासी होते हैं, अर्थात ऑटोनोमस होते हैं। ये स्वायत्त शासी होते हैं। ये स्वयं से शासन, अपने आप शासन स्वयं करते हैं, सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारा तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी वह गैर स्वायत्तशासी समूह है जो सरकार के समर्थन पर आश्रित है। तो ये गलत हो जाएगा, ये लक्षण नहीं है इसका, इसलिए जो है हमारा उत्तर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा जो संविधान बनाने के लिए उत्तरदायी थी, को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो विकल्प में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन, रजनी कोठारी, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का गठन एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था और संविधान सभा ने बहुत ही अच्छे ढंग से संविधान निर्माण करके, बल्कि विश्व का सबसे बृहद संविधान निर्माण करके लोगों को ये दिखा दिया, जता दिया कि हम भी शासन चलाने में सक्षम हैं। तो इसी को आलोचना के रूप में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये आप जानते हैं, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और पहली बैठक जो वास्तविक रूप से हुई थी 11 दिसंबर से, इसी में संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभी के चुनावी रणनीति का, यानी जो वर्तमान में चुनावी रणनीति चल रहा है उसका अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है विकल्प में? बहुदलीय प्रथा, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से अनेक राजनीतिक दल हैं। गठबंधन निर्माण, ये भी आप देख रहे हैं, वर्तमान जो एनडीए सरकार है वो भी गठबंधन की, बहुत सी पार्टियों का गठबंधन है। यूपीए है, ये भी बहुत पार्टियों का गठबंधन है, तो ये भी सही है विकल्प। अगला विकल्प है कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। चौथा है मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में बहुत वृद्धि हुई है। लोग अब
जाति और धर्म से हट करके विकास की रणनीति पर भी वोट करने लगे हैं, छोटे छोटे मुद्दों को भी उठाया जा रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। बचा एक तीसरा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था कैसे, यानी कि पहले शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लेके लगभग 70 के दशक तक, या कह सकते हैं 80 के दशक तक लगातार जो है कांग्रेस सत्ता में रही, तो वहाँ पे उस समय प्रभुत्व था कांग्रेस का। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करें हम, इसमें कहीं भी कांग्रेस का जो है प्रभुत्व नहीं है, अनेक पार्टियों द्वारा मिल करके संविधान सरकार चलाई जा रही है, तो हमारा तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया है। देखिए, योजनाओं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमें जो वर्तमान योजनाएं चल उन पर भी फोकस करना होगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जानते हैं आप, कोरोना पैंडेमिक के समय में आत्मनिर्भर भारत अभियान सरकार द्वारा चलाया गया था। तो विकल्प दिया गया है 12 मई 2020, 12 अक्टूबर 2020, 12 नवंबर 2020 और 12 दिसंबर 2020। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए 12 तारीख को फिक्स किया गया है और महीनों के नाम बदले गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान था। आत्मनिर्भर भारत योजना में प्रावधान ये किया गया था कि जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, महामारी के दौरान अपने कामकाज को छोड़ करके अपने घर वापस आ रहे थे लॉकडाउन के समय, तो मजदूरों और किसानों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। इसलिए उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया, जिसमें उन्हें मुफ्त राशन और अन्य सुविधाएं भी दी जा रही थी, कुछ भत्ता भी दिया जा रहा था। वर्तमान में भी मुफ्त राशन वाला प्रावधान अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 12 मई 2020। ठीक है, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध परवर्णी शब्द है पोस्ट कार्ब किसका बताया हुआ है। दोस्तों, ये लोक प्रशासन का शब्द है, ये आप जानते हैं, लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला विकल्प क्या है, हेनरी फयोल, दूसरा है मेरी पी फोलेट, गुलिक और उर्विक, और चौथा है फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा, यानी गुलिक और उर्विक ने जो है पोस्ट कार्ब का सिद्धांत दिया था। ठीक है, पोस्ट कार्ब ये एक सिद्धांत है, कुछ शब्दों का समूह है जो एक लोक प्रशासन चलाने के लिए एक संविधान के रूप में दिया गया था। तो देखते हैं इसमें कि क्या क्या होता है। पी से क्या तात्पर्य है हमारा, तो पी हमारा जो है प्लानिंग को बताता है। ठीक है, प्लानिंग, पी से प्लानिंग हो गया, यानी कि योजना। ओ से क्या मतलब हमारा यहाँ है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन है, यानी कि पहला योजना है, दूसरा संगठन है। इसके बाद तीसरा क्या है, एस का मतलब होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब हो गया जो कर्मचारी होते हैं किसी भी विभाग के, उनकी बात की जा रही है, यानी स्टाफिंग मतलब कर्मचारी हो गया। अगला क्या है, चौथा है डी का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, निर्देशन, यानी कि कोई भी संस्था ऐसे नहीं चलती है, कोई डायरेक्टर होता है उसका, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो डायरेक्शन हो गया। अगला क्या है, सी का मतलब होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय, आपस में अगर समन्वय नहीं है तो संस्था को चलाने में संस्था जो सक्षम रूप से नहीं चलती, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही समन्वय के बहुत ही आवश्यक होता है प्रशासन को चलाने में। तो सी से हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन।
अगला क्या है, ओ। ओ का मतलब होता है, यहाँ ओ से मतलब क्या है, ठीक है। ओ में अलग से ओ का अर्थ यहाँ नहीं, वो जो कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा इसी में, इसमें से सी लिया गया है और इसमें से ओ लिया गया, यानी कोऑर्डिनेशन एक ही है, उसका अर्थ होता है समन्वय, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारा है आर। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जो है संस्था के कार्य काज का जो है रिपोर्ट किया जाता है, कितने कार्य की क्या प्रगति है, क्या व्यवस्था है, इसलिए रिपोर्टिंग शब्द जो है यूज किया गया है। ये लोक प्रशासन में इसका भी महत्व होता है। तो रिपोर्टिंग, इसको हिंदी में अगर हम कहें तो इसको प्रतिवेदन बोलते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन। अगला क्या है हमारा, बी। बी का मतलब होता है बजटिंग, यानी कि बजटिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, कोई भी संस्था बिना बजट के नहीं चलती है, तो बजटिंग हो गया है इसमें अंतिम, अर्थात प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये हमारे इसके विस्तृत रूप हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, गुलिक और उर्विक ने, याद रखिएगा इसे आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पुस्तकों से संबंधित है। हमने बताया कि पुस्तक बहुत अनिवार्य रूप से बहुत ज़्यादा हमें पुस्तकों को देखना है, तो पुस्तकों की चर्चा हम एक अलग लिस्ट में कर लेंगे, ठीक है। अलग से लगभग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जितनी पुस्तकें हैं पूछे गए हैं, और जो नहीं पूछे गए हैं वो पूछे जाने योग्य हैं, उनको हम एक अलग क्लास में चर्चा कर लेंगे। तो देखते हैं क्या है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 किसने लिखा है। पहला विकल्प है रॉबर्ट डेन। रॉबर्ट डेनमार्क नहीं होगा, ये हो जाएगा रॉबर्ट डेन हार्ट, ठीक है। डेन हार्ट है ये, डेनमार्क नहीं है, इसे आप संशोधित कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है। क्या नाम है, रॉबर्ट डेन हार्ट। दूसरा विकल्प है फिफ्नर और फ्रेस्थस। तीसरा विकल्प है ओसबोर्न और गेबलर। चौथा है गार्डन टुलाक। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसबर्न और गेबलर। इन्होंने जो है डेविड, इनका पूरा नाम है डेविड ओसबर्न, ठीक है, डेविड ओसबर्न और टेड गेबलर, इन्होंने 1992 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। क्या नाम था, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, यानी तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तुलनात्मक प्रशासन लोक प्रशासन का बहुत ही चर्चित और प्रमुख प्रावधान है तुलनात्मक राजनीति, ये हमें आपने पढ़ा ही होगा विस्तृत रूप से। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात कर रहा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। पहला विकल्प है एडवर्ड लिंडनर, दूसरा है फ्रेडरिंग्स, तीसरा है फेरेरा हेडी और चौथा है चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, फ्रेड रिंग्स। फ्रेड रिंग्स ने, फ्रेड रिंग्स नहीं है, फ्रेड रिग्स है, फ्रेड रिग्स, इनका पूरा नाम है फ्रेड रिग्स। इन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात करी। इन्होंने सबसे पहले, एक चीज़ और हम तुलनात्मक राजनीति के बारे में समझ लें तो एक सम्मेलन हुआ था 1952 में, उसका नाम ही था तुलनात्मक प्रशासन सम्मेलन। ये जो है एक सम्मेलन हुआ था तुलनात्मक प्रशासन सम्मेलन 1952 में। इसमें सबसे पहले तुलनात्मक शब्द की बात की गई राजनीति विज्ञान में, ठीक है। तो इसमें फ्रेड रिंग्स ने, ये इस संस्था के अध्यक्ष थे, फ्रेड रिंग्स इस सम्मेलन के। तो उसी समय तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात की गई, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है फ्रेड रिंग्स को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है मानव संबंध सिद्धांत यानी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा है श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षण से संपन्न मानवीय प्राणी है, ठीक है।
अगला है अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते। चौथा है संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं। अब हमें इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षण से संपन्न मानवीय प्राणी, ये भी बिल्कुल सही है। अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं, ये गलत है क्योंकि वो बिल्कुल निर्वाह करते हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का। और चौथा संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों के बजाय सामाजिक मूल्य हित होते हैं, बिल्कुल सही है। अर्थात हमारा जो तीसरा विकल्प है अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यहाँ लिखा गया है नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कहा जा रहा है कि 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन यानी गवर्नेंस शब्द की बात की थी। क्या कह रहा है सब हमारा ये प्रश्न। कहा जा रहा है कि 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन यानी गवर्नेंस शब्द की बात, सबसे पहले शासन यानी गवर्नेंस की बात जो है विश्व बैंक द्वारा किया गया, ये तो आप जान रहे हैं। वो कब किया गया था? 1989 में। तो किस राष्ट्र के लिए किया गया था? पहला ऑप्शन हमारा है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सब सहारन अफ्रीका और न्यूजीलैंड। तो इसमें सबसे पहला विकल्प जो है गलत है। ऑस्ट्रेलिया ये भी सही नहीं है, न्यूजीलैंड भी सही नहीं, यानी कि सबसे पहले 1989 में वर्ल्ड बैंक द्वारा सब सहारन अफ्रीका के लिए ये शासन शब्द का प्रयोग किया था। और तब से जो है गवर्नेंस के लिए ये शब्द सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शब्द बन गया है। राजनीतिक विज्ञान में सबसे लोकप्रिय शब्द है शासन। ये सबसे पहले कब किया गया? 1989 में विश्व बैंक द्वारा सब सहारन अफ्रीका के लिए। ठीक है, और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो गया? तो परिभाषा दिया गया था इसमें राष्ट्रीय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना। क्या कहा गया था? राष्ट्रीय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना, ये शासन का जो है शासन की परिभाषा दी गई थी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सब सहारन अफ्रीका। अगला प्रश्न हम देखते हैं। स्टेटमेंट के लिए को लेकर के प्रश्न बनाया गया है। कहा गया है किसने कहा है कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप में से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, ये बहुत फेमस व्यक्ति का स्टेटमेंट है। तो हम देखें अगर तो सबसे पहला विकल्प हमारा क्या है? वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। एलडी स्वाइप तीसरा है, कोर्सन और हैरिस चौथा है, डिमाक और डिमाक। तो दोस्तों आप जानते हैं वुडरो विल्सन इसमें सही उत्तर है। वुडरो विल्सन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इन्होंने जो है लोक प्रशासन को ये कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। लोक प्रशासन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे हमारे देश के या किसी भी राष्ट्र के जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए ही लोक प्रशासन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें इन्होंने ये परिभाषा दी। लोक प्रशासन की अच्छी परिभाषा भी है। क्या है? लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। और भी कई लोग परिभाषा दिए हैं इसकी लोक प्रशासन की, जैसे है आपका एलडी वाइट। इन्होंने क्या परिभाषा दिया है? इन्होंने कहा है लोक प्रशासन वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। इसी तरह से किफनर ने परिभाषा दिया है लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का कार्य करना, चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्के ढालने का हो। अर्थात इन्होंने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दिया है। तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी? वुडरो विल्सन की। लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न भी एक स्टेटमेंट ही है।
कहा गया है बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। ये परिभाषा बजट की दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? विकल्प है लेराय ब्यूलिको, रॉबर्ट वालपोल, रेनो स्टोर्म और विलोबी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेनो स्टोर्म, यानी कि तीसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। रेनो स्टोर्म ने कहा था कि बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। दोस्तों, आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है कहा गया है, वही जो है बजट होता है। बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जो कहा गया है उसी को हम बजट कहते हैं। हमारा संविधान, हमारे देश में बजट कब प्रस्तुत किया था? पहले 28 फरवरी था, अब जो है 1 फरवरी को जो है बजट पेश किया जा रहा है और 1 फरवरी नज़दीक ही आ रहा है। और उससे पहले एक दिन जो है आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है, उसके बाद जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा आती है, उसके अगले दिन बजट प्रस्तुत होता है। अब ये 1 फरवरी से हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? शिकागो, जानते हैं आपके अर्थशास्त्रियों के बीच अलग अलग विचारधारा है, तो उस हिसाब से उनको जो है उनके अलग अलग स्कूलों में बांटा गया है। तो शिकागो स्कूल की बात करें अगर हम, इसमें सबसे प्रमुख कौन है? तो इसमें विकल्प दिया गया है एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रीडमैन, कार्ल मेंगल और फ्रेडरिक हायेक। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें सही विकल्प हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन। ये जो है शिकागो विचारधारा के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, क्या सिद्धांत दिया था? खपत विश्लेषण पे विशेष रूप से इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था अपना। खपत विश्लेषण, मौद्रिक इतिहास, ये इनके विशेष योगदान है। मौद्रिक इतिहास, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने स्थिरीकरण नीति का सिद्धांत दिया था। स्थिरीकरण नीति, तो ये इनके कुछ प्रमुख सिद्धांत है जिस पे इन्हें एक चीज़ और हमें ध्यान देना है कि 1976 में जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्हें ही सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्या नाम था इनका? मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा दूसरा वाला उत्तर। दोस्तों, हमने आज भी कुछ प्रश्नों को देखा, अभी और भी बहुत से प्रश्न हैं जिनको अगले क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अगले क्लास में हम देखते हैं। इसका जो PDF फॉर्मेट है वो अगर आप चाहते हैं लेना, तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। PDF रहने से ये फ़ायदा होगा कि आप रिवीजन और आसानी से कर सकते हैं। तो आप PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अर्थात सक्सेस पॉइंट के टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।